बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुग़ल और मेरे साथ हैं इस्सार नकवी। नकवी साहब, पीडीएम की हुकूमत ने कौमी असम्बली से बिल पास करा लिया कि चीफ जस्टिस साहब के इख्तियारात को महदूद और रेगुलेट कर लेंगे। इस हवाले से पीटीआई ने क्या हिकमत अमली अपनाई है, अंदर की खबर क्या है? देखें, ये ख़बर बड़ी दिलचस्प है और इसके हवाले से कुछ चीज़ें, अंदरूनी कहानी क्या है, ज़मान पार्क में क्या चल रहा है, सदर आरिफ अलवी कैसे रंग में भंग डाल सकते हैं, अच्छा, और उसके लिए भी तैयारी हो रही है, उनकी तरफ से किस किस्म की वाइब्स आ रही हैं। लेकिन इस सारे मामले को आप समझ लें। देखें, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो है ना, वो पाकिस्तान के खुशकिस्मत तरीन अशख़ास में से एक हैं। बिला शक। मैं यानी कि ये ज़ाहिर है कि ये बड़ा सवाल होता है ना कि लाडला कौन है। जी, तो इमरान खान के बारे में ये सब कहते हैं कि लाडला है, लेकिन एक लाडले हैं नवाज शरीफ साहब जी, और वो ऐसे लाडले हैं कि इस मुल्क में आइन, पर्सन स्पेसिफिक आइन में तरमीम, यानी आइन तब्दील होना एक शख्स के लिए, वो भी माशाल्लाह जनाब आप देखें कि नवाज शरीफ साहब हैं, और पर्सन स्पेसिफिक कानून बनना वो भी अब नवाज शरीफ साहब के सर जो है वो सेहरा चला गया। और दोनों मरतबा सहूलतकार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, आपको याद है कि जिस वक्त 18वीं तरमीम आ रही थी जी, और 18वीं तरमीम मिलकर की इन्होंने, उस वक्त मुस्लिम लीग नवाज का क्या मुद्दा था? वन लाइनर, तीसरी मरतबा वज़ीर आज़म बनने के होने चाहिए। बेनज़ीर भुट्टो साहब की शहादत हो चुकी थी। जी, दोनों दो मरतबा वज़ीर आज़म रह चुके, वज़ीर आज़म रह चुके थे इस मुल्क में। लेकिन बेनज़ीर क्योंकि अब इस दुनिया से जा चुकी थी, तो वाहिद शख्स बचते थे मियां नवाज शरीफ। पूरे पाकिस्तान में उस वक्त जो टोटल 18 करोड़ आबादी थी इस मुल्क की, 18 करोड़ आबादी के मुल्क में एक शख्स था जो बेसिकली जिसके ऊपर ये कदगन लगती थी कि तीसरी मरतबा वज़ीर आज़म नहीं बन सकता। बाकी तो कोई नहीं था ना जिसके ऊपर तीसरी मरतबा की वो लगती हो। तो उनके लिए आइन में तरमीम की और पीपल्स पार्टी फैसिलिटेटर थी। सही, उनके लिए ये सहूलत पैदा हुई, लाडले जो ठहरे। उसके बाद अब एक टाइमलाइन है मेरे पास, वो टाइमलाइन भी मैं आपको सुना देता हूँ, ये पनामा वाला, और ये किस तरीके से उनके हक में जाएगा। लेकिन पीटीआई की क्या स्ट्रेटजी है वो आखिर में, ये सारा ज़ाहिर है कि आपको पता है कि पीपल्स पार्टी बड़े जोश व जज्बे के साथ तकरीरें कर रही है। उस पर आइन के आर्टिकल 184(3) के तहत जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान मफाद आमा के मामलात, सो मोटो के इख्तियारात इस्तेमाल करती है, लिटिगेशंस आती हैं, पटिशन्स, कॉन्स्टिट्यूशनल पटिशन्स आती हैं, वो आर्टिकल 184(3) के तहत होती हैं, एंटरटेन होती हैं। तो उस सारे मामले पे चीफ जस्टिस के विंग्स को क्लिप किया जा रहा है। सही। और चीफ जस्टिस जो है वो ज़ाहिर है कि सो मोटो लेने के लिए, बेंच उसके लिए तश्कील देने के लिए उनको 2 मज़ीद जजेस की राय दरकार होगी। कम अज़ कम एक बंदा अपने साथ चाहिए होगा। बेंच फॉर्म करने के लिए भी यही कुछ करना होगा। फिर जो उसमें एक स्पेसिफिक अमेंडमेंट डाली गई, मोहसिन दावड़ ने पेश की जी, वो ये है कि जो माजी में जी, इस किस्म के केसेस जो आर्टिकल 184(3) के तहत आते रहे हैं, उसमें जो भी शख्स सज़ा याफ्ता है, नाअहल हुआ है, ताहयात नाअहली हुई है, सज़ा हुई है, पहले तो ये होता था कि इसमें जो फ़ैसला आ गया उस फैसले के ऊपर रिव्यू नहीं हो सकता। सही, नाअहली हो गई, रिव्यू नहीं हो सकता। लेकिन जब ये बिल पास हो जाएगा, उस बिल के तहत होगा ये कि आप 30 दिन के अंदर रिव्यू फाइल कर सकते हैं, 14 दिन के अंदर बेंच फॉर्म करना होगा जो रिव्यू सुनेगा, और फिर उसका ड्यू कोर्स ऑफ टाइम में फैसला आ जाएगा। अब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के हवाले से एक बड़ी सिंपल सी जो है वो टाइमलाइन मैं आपको बता देता हूँ। अप्रैल 2016 में पनामा पेपर्स आए। जी, जब पनामा पेपर्स आए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक आइनी वो जो पटिशन है, कॉन्स्टिट्यूशनल पटिशन, और वो मामला जो है वो पटिशन के तौर पर आर्टिकल 184(3) के तहत जो है वो सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच किया। सुप्रीम कोर्ट ने में उस पर लग गए ऑब्जेक्शंस, और उसके ऊपर ऑब्जेक्शंस लग गए जी, और काबिल समात नहीं थी। वो रजिस्ट्रार ऑफिस नहीं ले रहा था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एहतजाज शुरू कर दिए। वो एक शटर डाउन और एक वो स्ट्राइक हुई थी, लॉकडाउन इस्लामाबाद, लॉकडाउन पाकिस्तान, लॉकडाउन इस्लामाबाद का काइंड ऑफ, लॉकडाउन इस्लामाबाद, जिसमें वो इमरान खान साहब पुशअप भी कर रहे थे। जी, बिल्कुल, पुशअप्स कर रहे थे बनी गाला में, नवंबर 2016 वो चल रहा था। और इस मामले में आपको याद होगा कि परवेज़ खट्टक एक रैली लेकर आ रहे थे, शेलिंग वेलिंग भी हुई थी, ये सारा वाक़या हुआ था। ऐसा ही है। उस वक्त चीफ जस्टिस अनवर ज़हीर जमाली और जस्टिस आसिफ सईद खोसा, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कि आप ले आए हमारे साथ,
सामने, हम सुप्रीम कोर्ट इसको एंटरटेन करती है। ये ले गए मामला सुप्रीम कोर्ट में, ऑब्जेक्शंस रिमूव हो गए, एक 5 रुकनी बेंच बन गया, वो बेंच टूट गया जी। वो जब बेंच टूट गया उसके बाद मामला ऐसे ही चल रहा था, चीफ जस्टिस चेंज हो जाते हैं, चीफ जस्टिस आ जाते हैं साकिब निसार। साकिब निसार चीफ जस्टिस आते हैं, एक नया बेंच बनता है, वो नया बेंच पनामा केस की हियरिंग करता है। पनामा केस की हियरिंग का वो 3-2 से फैसला देते हैं। 2 जजेस उसमें आसिफ सईद खोसा और जस्टिस गुलजार ताहयात नाअहल करार दे देते हैं 62वां नेफ के तहत। लेकिन मामला 184(3) से स्टार्ट हुआ था और 3 कहते हैं जीआईटी फॉर्म कर दी जाए। जीआईटी फॉर्म होती है, जीआईटी का फैसला आ जाता है, इम्प्लीमेंटेशन बेंच बनता है, इम्प्लीमेंटेशन बेंच में जाके वो टोटल 5 सिफर से नाअहली हो जाती है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की। बिल्कुल सही। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो बीमारी के बाद 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पे 4 साल से वो लंदन में मौजूद हैं, अब उनके लिए एक आइन वो कानूनी जो है वो एक नया कानून पास किया जाता है कि नहीं उसमें तरमीम हो सकती है, वो जो फैसला है उसमें रिव्यू में जा सकते हैं मियाँ साहब। फिर ज़ाहिर है कि जहांगीर तरीन, और अब ये क्वेश्चन है कि इसमें और कौन कौन 184(3) के तहत जो है, लेकिन उनके ऊपर ताहयात नाअहली नहीं थी ना, वो सजा भुगत चुके। हाँ, वो उनकी तो 30 सेकंड्स की थी, टिल राइजिंग ऑफ द कोर्ट की सज़ा थी। तो अब इस सारे मामले में जो रोल प्ले कर सकते हैं वो कौन और क्या कर सकते हैं और सदर के पास क्या इख्तियारात हैं, इस हवाले से एक बड़ा सवाल हुआ कि जनाब सदर पाकिस्तान क्या करेंगे। लेकिन ज़मान पार्क में मुलाकात हुई इस सारे मामले में, जब से ये चल रहा था तो इमरान खान साहब ने जो उनके आइनी और कानूनी मामलात पे उनको मशावरत फराहम करते हैं उन लोगों को बुलाया, उनमें डॉक्टर बाबा रवान भी थे। सही। उस सारे मामले के बाद कुछ चीज़ें जो सामने आई हैं उसमें ये चीज़ें कही जा रही हैं कि देखें सदर के पास कुछ इख्तियारात हैं। सदर जो है वो अगर इसको रोक लेते हैं, दस्तखत नहीं करते, वापस मजलिस शूरा को भेज देते हैं, या सदर के पास एक इख्तियार और है, वो मैं आपको बाद में बताता हूँ। लेकिन सुनिए पहले कि बिल कैसे इंट्रोड्यूस होता है। बिल ओरिजिनेट हो सकता है सेनेट ऑफ पाकिस्तान में भी और कौमी असम्बली में भी। एक बिल पेश होता है, वो तब तक कानून एक्ट नहीं बनता, एक्ट ऑफ पार्लियामेंट नहीं बनता, कानून का हिस्सा नहीं बनता। लेजिस्लेशन का प्रोसेस ये है कि बिल इंट्रोड्यूस हो गया, इन दिस केस कौमी असम्बली में, ये उधर भी हो सकता है दूसरी तरफ। कौमी असम्बली में तरमीम शुदा या इसी सूरत में ये अगर पास हो जाता है, जो कि हो चुका है इस केस में, वो भिजवा दिया जाता है दूसरे हाउस, सेनेट ऑफ पाकिस्तान, या सेनेट वाला कौमी असम्बली में आ जाता है जहाँ से ओरिजिनेट हुआ है। पहले कायमा कमेटी के पास जाता है, कायमा कमेटी से वापस आता है, शिकवार उसका अप्रूवल होता है, वहाँ से पास हो जाता है, पास होने के बाद दूसरे हाउस भिजवाया जाता है। दूसरे हाउस में अगर उसको उसी तरीके से पास कर लिया जाता है, हम 3 सूरतें, उसी तरीके से पास कर लिया जाता है, उसी सूरत में पास कर लिया जाता है तो सदर पाकिस्तान को भिजवा देंगे। अगर उसमें तरमीम कर दी जाती है तो तरमीम की सूरत में वो वापस कौमी असम्बली जाएगा और फिर कौमी असम्बली उसको तरमीम शुदा सूरत में पास करेगी और फिर वो सदर के पास जाएगा। तीसरी सूरत ये है कि सेनेट उसको टेकअप ही नहीं करता। टेकअप नहीं करता तो 90 डेज के बाद वो बिल लैप्स हो सकता है, लेकिन नहीं, वो जाता है वापस उसी हाउस की रिक्वेस्ट अगर आ जाती है कि आप जॉइंट सिटिंग करें, मुश्तरका इजलास हो पार्लियामेंट का, मजलिस शूरा का इजलास और जॉइंट सिटिंग में उसको अप्रूव किया जाए। फिर इन सूरतों में अप्रूव होने के बाद वो पहुंच जाता है सदर के पास। ये सारा प्रोसेस है आर्टिकल 70 के तहत। सही। उसके बाद आर्टिकल 75 में सदर का इख्तियार शुरू होता है। सदर के पास असेंट के लिए, दस्तखत के लिए बिल भेजा जाता है। अब सदर पाकिस्तान का ये इख्तियार है कि वो उसके ऊपर दस्तखत कर दें, वो कानून का हिस्सा बन जाए, या सदर पाकिस्तान उस पे कोई क्वेश्चन लगा के किसी खास क्लॉज पे या उस पे वापस मजलिस शूरा भेज दें 14 दिन में, वरना उन्होंने करना है, वरना वो भेज देते हैं। जब वो भेज देते हैं दोबारा उनके पास, वो उसको फिर पास करते हैं। लेट्स जस्ट अस्यूम कि वो दोबारा पास कर लेते हैं, फिर वो सदर पाकिस्तान के पास आएगा। लेकिन अब क्योंकि वो मजलिस शूरा से पास हो चुका है तो 10 रोज़ में अगर सदर उसको दस्तखत नहीं करते तो वो कानून बन जाएगा। सही। लेकिन ये तो हैं 2 आर्टिकल्स। सही। उसके बाद कुछ और आर्टिकल्स भी आइन में। बिल्कुल सही। आइन का है एक आर्टिकल 186, वो मैं आपको बताता हूँ। और सदर ने एक इंटरव्यू दिया है, सदर ने क्या कहा है, फिर आपको पता चलता है कि कहाँ रंग में भंग डल सकती है और उनकी वाइब्स किस किस्म की आ रही हैं। आर्टिकल 186 जो है वो पहले खोल लेते हैं कॉन्स्टिट्यूशन का। आर्टिकल 186 है जनाब एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन। वो कहता है कि इफ़ एट एनी टाइम द प्रेजिडेंट कंसिडर्स that it is desirable to obtain the opinion of the Supreme Court on any question of law
which he considers of public importance, he may refer the question to the Supreme Court for consideration. यानी सदर पाकिस्तान उनको किसी भी मौके पर यह लगता है कि सुप्रीम कोर्ट की राय किसी भी कानूनी नुक्ते पर दरकार है और वो कानूनी नुक्ता अवामी अहमियत का हामिल है, तो वो ये सवाल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को भिजवा सकते हैं उनकी राय जानने के लिए या उनसे कंसिडर करवाने के लिए। तीसरी बात ये कि जो पीटीआई में मौजूद आईनी और कानूनी माहिरीन हैं वो ये कहते हैं कि ये आइन का आर्टिकल है 184(3). सही। आइन का आर्टिकल 184 जो है वो क्योंकि आइन है और आइन 2/3 मेजॉरिटी से बनता है, सिंपल मेजॉरिटी से नहीं बनता, सादा अक्सरियत से नहीं बनता, उसके लिए आपको 2/3 अक्सरियत दरकार है। तो इसके लिए जो मातहत लेजिस्लेशन है, यानी उसके रूल्स आपने वज़ा करने हैं, तो उसके लिए भी आपको आइनी तरमीम दरकार होगी। अब अगेन आई एम नॉट, मैं कोई कानून का आइन का माहिर नहीं हूँ, हमारी बेसिक अंडरस्टैंडिंग होती है, हम जो सुनते हैं वो क्लास आइनी और कानूनी माहिरीन से या जो रिपोर्टर्स हैं जो हार्डकोर रिपोर्टिंग करते हैं, कोर्ट रिपोर्टिंग जाकर ऑन द स्पॉट करते हैं, हम उनसे अंडरस्टैंडिंग लेते हैं। उनमें से भी अब राय तकसीम है, दोनों तरफ मौजूद है। सदर पाकिस्तान क्या कहते हैं उससे आपको कुछ चीज़ें पता चल जाती हैं कि सदर पाकिस्तान किस मूड में है। उन्होंने इंटरव्यू दिया हामिद मीर को, बहुत सारे मामलात पे बात हुई, इंपॉर्टेंट स्टोरीज़ भी उससे निकली, लेकिन जो सवाल था ना उनसे ये हुआ कि आपके कोर्ट में गेंद आ रही है, आप क्या करेंगे? तो उस पे सदर पाकिस्तान ने कहा कि मैं कल इस पर लोगों के तबसरे सुनता रहा, मुझे लगता है कि इस बिल की टाइमिंग बेहतर हो सकती थी, या तो पहले हो जाता। एक बुहरानी सूरत हाल में इस बिल के आने की टाइमिंग पर सवालिया निशान ज़रूर मौजूद है। सही। इट कुड हैव बीन बेटर, एक और वक्त पे भी आ सकता था। एन वो वक्त जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक बेंच कॉन्स्टिट्यूट किया है और वो 184(3) के तहत 2 सूबों में इंतखाबात के मामले को देख रही है। उमर अता बंदियाल चीफ जस्टिस की सरबराही में उस वक्त आप ये लेकर आ रहे हैं मामला, और दूसरी तरफ से जस्टिस काजी फाइज ईसा उस वक्त तक सस्पेंड करने का कह रहे हैं। तमाम ब्रीफिंग्स और तमाम ऐसे हम गुज़श्ता वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि जिन पर जो आर्टिकल 184(3) के तहत मुकदमात चल रहे हैं, तो टाइमिंग इसकी। फिर उन्होंने कहा कि मैंने आम लोगों का जो तज्जिया सुना कि इसको कुछ ना कुछ स्ट्रीमलाइन करने की ज़रूरत है, यानी जो सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस के सवाबदीदी इख्तियारात हैं और ये जो मामला है 184(3) का, इसमें वाकई ये ज़रूरत है। उसकी वजह यह है कि चीफ जस्टिस उठ के अगर अखबार पढ़ते हैं, अखबार में माजी में होता रहा है ना, इफ्तिखार चौधरी के दौर में सैकड़ों सौ मोटो हुए हैं जी। जहाँ अखबार में खबर लगी जी, अखबार में खबर चली, द न्यूज़ में चली, सुबह उठे पता चला जनाब नोटिस हो गया, 100 मोटो हो गया। अच्छा, 100 मोटो होना इसमें कुछ गलत नहीं है, असल मसला ये आता है कि वो फिर बाईपास कर जाता है सारा प्रोसीजर। उसमें जो ड्यू कोर्स में सेटलमेंट हो सकती है, केस के पहलू निकल सकते हैं, वो ख़त्म हो जाता है। वो ख़त्म ऐसे हो जाता है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान उसको सुनकर उस पर फैसला दे देती है, उसका रिव्यू नहीं हो सकता। वो जो रिव्यू ना होना है वो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन वो इस वक्त उठाया जाना भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप ये देखिए कि फॉर एग्जांपल लोअर कोर्ट है, लोअर कोर्ट के बाद आप जनाब हाई कोर्ट में आ गए, हाई कोर्ट में तमाम ऑप्शंस एग्जॉस्ट करने के बाद आप सुप्रीम कोर्ट में आए, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, आप रिव्यू में चले गए। लेकिन जब वो 184(3) के तहत आया है, 100 मोटो हुआ है या पटिशन आई है उस आर्टिकल के तहत, तो फिर उसमें अब आप रिव्यू में नहीं जा सकते, एपलेट कोर्ट में ही आप नहीं जा सकते, आप नहीं जा सकते। तो उसमें उन्होंने सदर ने कहा कि देखें सुप्रीम कोर्ट जिस तरीके से अपने आप को चलाती है, उसको स्ट्रीमलाइन करने की मैंने सुना है लोगों का तज्जिया है कि होना चाहिए। इस सिलसिले में बहुत सी राय सुप्रीम कोर्ट के अंदर से भी आई। अब ये जो अंदर से राय आई है वो जस्टिस काजी फाइज ईसा की है, वो जस्टिस मंसूर की है, जस्टिस इवन अतर मिनल्ला टू सम एक्सटेंट, जमाल बंदोखेल, जस्टिस याहिया अफरीदी का भी देखना होगा कि उनका इसके ऊपर क्या मौक़िफ़ है। इस हवाले से ये जो देखें ना, और उस पर अमीनुद्दीन खान जो 5 रुकनी बेंच का हिस्सा है इस वाले 100 मोटो का, और जस्टिस काजी फाइज ईसा ने जो फैसला दिया उसमें भी वो हिस्सा है। उसमें वो कहते हैं कि अंदर से भी आप इसके हवाले से राय आ रही है, और सुप्रीम कोर्ट में भी काफ़ी दिनों से ये डिस्कशन हो रही है, तो उन्हें भी कॉन्फिडेंस में लेकर ये मामला कर लेना चाहिए। ये जो लेजिस्लेशन वाला मामला है उनको कॉन्फिडेंस में लेकर करना चाहिए। दरअसल पाकिस्तान में जब ज़ोर ज़बरदस्ती से कोई चीज़ की जाती है तो उसमें बहुत से सवालिया निशान पैदा हो जाते हैं, चाहे जिस तरह से भी। मैं गैर जानिबदार रहते हुए ये बात कर रहा हूँ, जो तरक्की याफ्ता जमहूरियतें हैं उनमें इत्तफाक राय तलाश कर लिया जाता है, 100% ना भी हो, रीज़नेबल इत्तफाक राय ज़रूर हो जाता है।
سپریم کورٹ جس کے بارے میں یہ گفتگو ہے تو اگر ان کے ساتھ بھی کسی نہ کسی طرح سے مشاورت ہو جائے تو اچھا ہے. اس پہ حامد میرن سے سوال کرتے ہیں آپ دستخط کریں گے؟ کیا صدر پاکستان دستخط کریں گے؟ انہوں نے کہا میں نے اس کا ڈرافٹ کل پڑھ لیا تھا, ابھی اس میں کیا ترامیم ہوتی ہیں, یعنی سینٹ آف پاکستان اگر اس میں ترمیم کر دیتا ہے کوئی, یہ دیکھنا ہوگا. تو یہ قبل از وقت ہوگا کہ میں کیا کروں گا, تب اچھا وقت ہوگا جب کہ میں بتاؤں اور صحیح فیصلہ کروں جب یہ فائنل فارم میں, فائنل شیپ میں میرے پاس آ جائے. ابھی تو میں نے اس کا ڈرافٹ پڑھا ہے. پھر وہ کہتے ہیں لیکن جب ملک اتنے بحران میں اتنے بحران چل رہے ہوں تو اس میں بھی ایک مثبت ایک کردار ادا کرنا چاہتا ہوں, ایک اور نیا بحران پیدا نہیں کرنا چاہتا. میں اس وقت بحران حل کرنے کے موڈ میں ہوں, اور جب ایکسٹریم پوزیشنز ہوں تو کرائسس سالونگ بھی بہت مشکل ہو جاتی ہے. یعنی اس میں جو بھی بات کہیں وہ کنٹروورشل بن جاتی ہے. یعنی اگر میری کوئی رائے ہے وہ کہتے ہیں تو بن جاتا ہے کہ یہ پی ٹی آئی کی رائے آ رہی ہے, ان کی رائے تو نہیں ہے, یہ میری رائے ہے. حالانکہ میری پوزیشن وہ کہتے ہیں, میری پوری کوشش ہوتی ہے کہ میں غیر جانبدار ہو کر اپنی رائے رکھوں. تو اب اس سارے معاملے میں صدر پاکستان جو ہیں وہ کوئی کردار ادا کر سکتے ہیں. اینڈ اٹ ڈیپینڈس عمران خان صاحب, ان کی پارٹی ان سے کیا توقع رکھتی ہے, صدر اس پہ اپنا مائنڈ کیسے اپلائی کرتے ہیں اور کیا وہ آتا ہے. لیکن رنگ میں بھنگ جو ہے وہ ڈلنے کا پورا چانس موجود ہے. اور لندن میں پیچ و تاب ظاہر ہے کہ کھا رہے ہوں گے میاں صاحب کہ اب اگر صدر پاکستان بند ہوئی ہے نا 186 آرٹیکل کے تحت وہ سپریم کورٹ کے پاس بھیج دیتے ہیں اور سپریم کورٹ پھر اس پہ کیا رائے دیتی ہے تو وہ معاملہ پھر وہاں جا سکتا ہے. چلیں, بہت شکریہ آپ کے تجزیے کا. عیسیٰ نقوی, کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.